गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ेंगे। बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में इस्तेमाल करते हैं और उनके अलग अलग पर्पसेस हैं कि हम लोग इतने सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, हम कैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्विच होंगे, ये भी हमारे कोर्स में है, और कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो ये सब हम आज देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कौन कौन से हैं। हमारे पास 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में। इसमें पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है हमारा ऑब्जेक्ट या फिर मॉडल या फिर मॉडलिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीनों नाम से इसको कई जगह मिलता है, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम या मॉडलिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब इसमें एक एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी एंड एक जेड एक्सिस होगी। ठीक है, तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे, जहां पे खाली एक्स और वाई या फिर वाई और जेड कोई भी दो अगर तुम्हारे पास एक्सिस हैं तो हम लोग उसे बोलेंगे 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। यहाँ पे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 डायमेंशनल। इसका ये कौन सी स्पेस को रेफर करता है, उसे कहते हैं लोकल स्पेस। ठीक है, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक स्पेसिफिक स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। स्पेस मतलब हम लोगों ने कोई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग अगर किसी पॉइंट का वहां पे कोऑर्डिनेट बताते हैं कि 1 1 1 है, तो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से उसका मीनिंग अलग अलग होगा। मॉडलिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी एक स्पेसिफिक मॉडल जहां पे हम लोग उसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। हम इसको भी आगे डिटेल में देखेंगे। अब पहले पांचों के नाम देखते हैं। सेकंड है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है कि ये टोटल यूनिवर्स के को रिप्रेजेंट करता है, तो ये या तो वर्ल्ड स्पेस या यूनिवर्स स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ये भी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगला है कैमरा या फिर व्यूअर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक कैमरे के पर्सपेक्टिव से या फिर जो व्यूअर जहां पे खड़ा है वहां के पर्सपेक्टिव से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये व्यू स्पेस या फिर आई स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ये भी 3 डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज पर्सपेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। पर्सपेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी स्पेसिफिक पॉइंट से, जैसे हम लोग ने जहां कैमरा लगाया था वहां से हम लोग जो देख रहे हैं वो 3 डायमेंशनल व्यू है, लेकिन अगर हम लोग उसको अगर स्क्रीन पे लेके आ जाएंगे तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है वो है पर्सपेक्टिव। तुम जिस तरह से देख रहे हो उसे, तुम 3 डायमेंशनली देख रहे हो तो तुम्हें आइसोट्रोपिक दिखेगा, तुम एकदम वर्टिकली देख रहे हो तो ऑर्थोगोनल दिखेगा। उसके बेसिस पे हम लोग पर्सपेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन करते हैं। लास्ट है स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लास्ट के जो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 2 डायमेंशनल है। स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम से बहुत क्लियर है, हम लोग कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने, मैंने किसी जगह की वीडियो बनाई है, लेकिन जब हम लोग उसको देखते हैं फाइनल अपने मॉनिटर्स पे, तो मॉनिटर जो 2D है, हमारी जो स्क्रीन है मोबाइल की वो भी 2 डायमेंशनल है, तो उस 3D ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया गया है। तो फाइनल जो आउटपुट हम लोग को स्क्रीन पे दिखता है दैट इज स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि स्क्रीन स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग सिस्टम से स्टार्ट करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, धीरे 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 करके हम लोग 2D में आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का यूज क्या है, क्योंकि हमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को 2 डायमेंशनल स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना है या डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट या मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि लोकल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें लिखा है व्हेन यू डिफाइन मॉडल्स दैट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, you don't want to define the vertices in world coordinates. For example, मैं ये पेन या मार्कर डिजाइन करना चाहता हूँ, उसके 2 कंपोनेंट है, मैं ये कंपोनेंट अलग डिजाइन करूंगा, ये कंपोनेंट अलग डिजाइन करूंगा। तो जब मैं ये कंपोनेंट डिजाइन कर रहा हूं तो मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको नहीं देखना चाहता, मैं इसको एक अलग जगह डिफाइन करूंगा, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग होगा, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग होगा, एंड आफ्टरवर्ड्स जब मैं इसको इकट्ठा रखूंगा तो मैं उसको एक साथ बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों की मॉडलिंग अपने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में करूंगा। तो हर ऑब्जेक्ट का खुद का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जहां पे हम लोग उसे डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर मैं इसी मार्कर को डेवलप करना चाहता हूं तो मेरा ओरिजिन यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा। ठीक है, मैं यहां पे ओरिजिन लूंगा, इसकी लंबाई इसके इस ओरिजिन पॉइंट के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, मेरे को इससे मतलब नहीं है कि इसकी लेंथ या इसका डायमेंशन, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। जब मैं इसको डिजाइन करूंगा तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, मैं इसकी जगह खाली इसको देखूंगा। अगर यहाँ पे ओरिजिन है देन दिस विल बी लेंथ 2 3 वॉट एवर इट इज, ये इसकी हाइट है, ये इसका सर्कल का रेडियस है, वॉट एवर जो भी हम लोग मैं देखूंगा खाली इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, जब मेरे को इन दोनों को एक कहीं रखना है, किसी एक साथ जब इसको मेरे को कंबाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों मॉडलिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को मर्ज करूंगा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करके, मैं इसे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करूंगा। इंस्टेड यू डिफाइन अ पॉइंट इन द मॉडल टू बी द ओरिजिन, assume an orientation and scale, specify the vertices in that coordinate system instead. That's model coordinate. कहने का मतलब कि हम लोग जिस चीज को डिजाइन कर रहे हैं, जिस चीज को मॉडल कर रहे हैं, उसके हिसाब से ओरिजिन ले लेंगे। हम लोग उसी के आसपास या उसके किसी बाउंड्री पे ओरिजिन ले लेंगे और उसके हिसाब से पूरे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे और उसी के हिसाब से उसका स्केल रखेंगे, उसी के हिसाब से ओरिएंटेशन रखेंगे। हो सकता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये किसी एंगल पे एग्जिस्ट करता हो, लेकिन हम लोग मॉडल या ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करेंगे तो हम इसे एकदम हॉरिजॉन्टल रखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आसान है। हम इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ये अगर ओरिजिन है तो ये 1 0 होगा, 2 0 3 0 4 0 5 0 एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसी को 45 या 30 डिग्री एंगल फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रख दूं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पहला पॉइंट 0 0 आएगा, अगला 1/√3, 2√3 करके कुछ पॉइंट आएगा। तो इस तरह से अगर पॉइंट्स आएंगे तो हमारा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो जब मैं इनिशियल डिजाइनिंग करता हूं तो मैं मॉडल कोऑर्डिनेट्स प्रेफर करता हूं। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया जा सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट डिफिकल्ट। उसको करना मुश्किल है, असंभव नहीं है, क्योंकि है वो सेम चीज। हम लोग बाद में इसको रोटेट करेंगे, जब हम लोग इसको यहां से उठा के वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखेंगे तो हम इसको उसके साइज को, उसके स्केल को, उसके ओरिएंटेशन को वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। लेकिन वो इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, इनिशियल डिजाइनिंग के टाइम पे, मॉडलिंग करने के टाइम पे करना सही नहीं है। अगला है, द कोऑर्डिनेट्स आर ओनली ट्रांसफॉर्म्ड टू वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स व्हेन द मॉडल इज एक्चुअली प्लेस्ड इन द वर्ल्ड। दिस अलाउज यू टू यूज द सेम ऑब्जेक्ट इन मैनी प्लेसेस instead of having to make a new one every time। कहने का मतलब, जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं कोई मशीन, अब उसी मशीन में सेम नट बोल्ट काफी जगह यूज हो रहा है, तो मैं अगर डायरेक्ट मैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में मॉडलिंग करूंगा तो मेरे को सेम चीज को बार बार मॉडल करना पड़ेगा। मान लो अगर वो चीज 20 बार यूज हो रही है तो मैं 20 बार सेम चीज करूंगा। उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं एक अलग से मॉडलिंग करूं और उसको जब कॉपी करूंगा तो मैं एक की जगह 20 बार कॉपी करूंगा, जब ट्रांसफॉर्म करूंगा तो अलग अलग लोकेशंस पे सेम चीज को अलग अलग कॉपी करूंगा। तो मेरे पास एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, मैं उसको जब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तो मैं को बार बार वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल मॉडल मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये पेन बनाया हुआ है और मेरे को इस तरह से बहुत सारे पेन्स बनाने हैं जो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी स्ट्रक्चर में रखे हुए हैं, तो मेरे को एक पेन जो मैंने बनाया है मार्कर, मैं इसी को डिजाइन करूंगा और जब उसको मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो मैं मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफॉर्म करूंगा। तो इट विल बिकम इजी फॉर मी टू रीयूज दिस। इसको आसानी से मैं बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक, सो द वर्ल्ड एंड मॉडल कोऑर्डिनेट्स गिव यू कन्वीनियंट वे टू डिफाइन वेयर एवरीथिंग इज रिलेटिव टू ईच अदर एंड ऑल्सो define objects that can be placed anywhere in the world। तो वर्ल्ड और मॉडल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो दोनों अपना अपना काम करते हैं। मॉडल कोऑर्डिनेट आपको आसानी से चीजें डिजाइन करने के लिए पॉसिबिलिटी देता है ताकि आप कम कॉम्प्लेक्सिटी से चीजें डिजाइन कर पाओ, और जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब ट्रांसफॉर्म करके जाएंगे उसमें, तो वो आपको पॉसिबिलिटी देता है सबको असेंबल करने की, जिसमें आप बहुत सारे मॉडल कोऑर्डिनेट्स को मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफॉर्म करके ला सकते हो और उसको असेंबल कर सकते हो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो दोनों एक दूसरे से मिलजुल के हमारे काम को आसान बनाते हैं। ठीक, अगला है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज द बेस रेफरेंस सिस्टम फॉर द ओवरऑल मॉडल टू विच ऑल द अदर मॉडल कोऑर्डिनेट्स रिलेट। ये
टोटल यूनिवर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो किससे चलता है? हमारा अर्थ का कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है जीएमटी से। हम लोग बोलते हैं जीएमटी पे टाइम 00 है, इंडिया वहां से 5.5 घंटे आगे चलता है। अगर वहां पे रात के 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे। वैसे ही सेम टाइम अगर फिलीपींस में देखेंगे तो सेम टाइम 7 घंटे आगे चलता है। वैसे ही अगर हम लोग यूरोप की बात करेंगे तो काफी कंट्रीज में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इस तरह से डिफरेंस है। तो हम लोग किसका रेफरेंस ले रहे हैं? हम लोग सबका रेफरेंस ले रहे हैं जीएमटी से। तो वो हो गया यूनिवर्स टाइम, ठीक है, वो यूनिवर्स या वर्ल्ड टाइम है। और वैसे ही इंडिया का जितना हमारी घड़ियां चलती हैं सारे स्टेट्स की, वो सब एक ही चीज को फॉलो करती हैं, वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, लेकिन इंडियंस के लिए वही टाइम है। तो मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी टाइप का कुछ रिलेशन है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसा चलता है, और मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम हर मॉडल या हर ऑब्जेक्ट के लिए अपना अलग होता है। लेकिन जब हम उस ऑब्जेक्ट से कहीं वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें उसे ध्यान में रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन व्यक्ति कहीं बाहर विदेश जाएगा तो वो वर्ल्ड के टाइम के हिसाब से, जीएमटी के हिसाब से अपना टाइम कैलकुलेट करेगा। अगर यूएस में जाएगा तो यूएस के हिसाब से वहां का टाइम कैलकुलेट करेगा। तो वर्ल्ड में कहीं पे भी घूमेगा तो जीएमटी का रेफरेंस देके आप कहीं पे भी घूम सकते हो, ठीक है। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हेन डूइंग कंप्यूटर ग्राफिक्स इट इज यूजफुल टू हैव अ यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ द कैमरा, so that no matter where your camera is, the object's coordinates doesn't change. That is the world coordinates. हम लोग जहां से देख रहे होते हैं तो हमको सेम ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहां से ये पेन पकड़ा हुआ हूं तो आपको जो पेन दिख रहा है और जो मुझे पेन दिख रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। मेरे को जस्ट अपोजिट जो उसका व्यू है वो नजर आएगा। अगर कोई व्यक्ति इस एंगल में यहां से खड़ा है तो इसको खाली एक सर्कुलर डिस्क दिखेगी, हो सकता है पूरा पेन का स्ट्रक्चर ना दिखे। हम लोगों को उसको सामने से देखने पे एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, हम लोगों को इसकी रेडियस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कैमरे के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको क्या दिखेगा, आपकी कैमरा या व्यूअर जहां पे है उस हिसाब से। लेकिन वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, उसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां से देख रहे हो। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो सब कुछ एक जैसा यूनिफॉर्मिटी से दिखाता है। तो इसलिए वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना है तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से सबको ट्रांसफॉर्म करना सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि सब इससे आराम से रिलेट कर सकते हैं। द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज व्हाटएवर यू डिफाइन इट टू बी, which direction is x plus, which direction is y, which direction is z is up to you. वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। जैसे कि जीएमटी किसने डिजाइन किया? किसी ने बताया नहीं था। किसी दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, जो ग्रीनविच से जो लाइन निकलती है, जो लैटिट्यूड निकलता है, हम उसको 0 मानेंगे और उस पर जो टाइम है हम उसको यूनिवर्सल टाइम मानेंगे, जीएमटी। सब लोग पूरी दुनिया के इसी का बेसिस, इसी का रेफरेंस लेके सब काम करेंगे। सो ये हमने डिसाइड किया था। यहां पे भी अगर हमारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हम डिजाइन करेंगे कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेफरेंस क्या है, मतलब किस डायरेक्शन में x प्लस है, किस डायरेक्शन में x नेगेटिव है, किस डायरेक्शन में y पॉजिटिव है, मतलब आई मीन x y z एक्सिस कहां पे हैं, ये हम डिसाइड करेंगे। हाँ, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि x y z एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये रूल है, तो ये रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन किस डायरेक्शन में x है वो हम लोग अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। इसमें यह लिखा है एवरीथिंग विल वर्क एज लॉन्ग यू आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब यही सब रूल फॉलो करना कि x y z एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ये हमको फॉलो करना है। जिस डायरेक्शन में x होगा -x जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिफरेंस पे होगा। तो दिस इज द रूल्स जिसके हिसाब से उसे कंसिस्टेंट रहना है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड कंसेप्चुअली फॉर लोकेटिंग द एंटायर सीन। एंटायर सीन मतलब पूरा, एक बार में हम लोग पूरा चित्र देख सकते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, द ड्राइंग ऑफ अ बोल्ट may be defined at the origin of a modeling coordinate system because this is the easiest way to define a bolt. bolt मतलब नट बोल्ट, स्क्रू। तो अगर मेरे को एक स्क्रू डिजाइन करना है तो मैं मॉडलिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको डिजाइन करूंगा, तो जो उसका ओरिजिन होगा वो स्क्रू के जस्ट बाजू में या स्क्रू में ही होगा, ठीक है। लेकिन but that bolt may be drawn repeatedly in many different places in the world coordinates. वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में हम उसी नट बोल्ट को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। वो सेम नट बोल्ट हो सकता है
अलग अलग 10-15 लोकेशंस पे लगाया गया हो, तो मेरे को 10-15 अलग अलग लोकेशंस पे एक साथ वो मॉडलिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं दिखेगा। जब मैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूंगा तभी मेरे को एक साथ सारे बोल्ट्स की लोकेशन मेरे को नजर आएगी। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको पूरा एक साथ सब कुछ जितना सीनरी है वो एक साथ दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैमरा या व्यूअर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम लोग व्यू स्पेस या आई स्पेस से रिप्रेजेंट करते हैं। What is seen on the screen is relative to the viewer, more specifically to a camera। जहां पे कैमरा है उसके रेस्पेक्ट में जो दिखता है वो आपको जो कुछ भी दिखता है वो उसी के रेस्पेक्ट में दिखता है कि आप किस डायरेक्शन से देख रहे हो। मैंने बताया था अभी इसका एग्जांपल, जिस डायरेक्शन से आप देखोगे अलग अलग शेप होगा। आपने एक हाथी की कहानी सुनी होगी कि कुछ लोगों को हाथी के पास ले जाने के पहले उनके आंख बंद कर दी काले पट्टी से, और उनको एक एक करके लेके गए। एक को सूंड पकड़ा दी, एक को हाथी के ऊपर बिठा दिया, एक को उसकी पूंछ पकड़ा दी, एक को उसका हाथ पकड़ा दिया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लोगों को, और उनसे छू के उससे पूछा कि हाथी कैसा होता है। तो जिसने कान पकड़े थे उसने बोला सूपे जैसा होता है। जो ऊपर बैठा था उसने बोला ये तो बहुत पठार जैसा है, बहुत ब्लैक मतलब एक बोर्ड टाइप का है, लकड़ी का बोर्ड है। एक जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने बोला ये तो झाड़ू जैसा है। जिसने पांव पकड़ा था उसने बोला ये तो कोई खंबे जैसा है। जिसने सूंड पकड़ी थी उसने बोला ये तो सांप या रस्सी जैसा है। तो इनमें से कोई गलत नहीं था, लेकिन सब अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन कंबाइंड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में सब गलत थे। क्योंकि जो तुम देखते हो, जिस एंगल से देखते हो वो अलग होता है हर किसी का। ठीक है, यहाँ पे जहां पे कैमरा होगा हम लोगों को ऑब्जेक्ट वैसा दिखेगा। द पोजिशन एंड डिस्टेंस ऑफ ऑल थिंग्स इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द व्यूअर्स आई। कोई चीज कितनी दूर है या फिर किसकी पोजीशन या किसका ओरिएंटेशन कैसा है, वो हमेशा लोकेशन क्या है व्यूअर की उस पर डिपेंड करता है। अगर व्यूअर ऊपर से देख रहा है, जैसे हम लोग ड्रोन से फोटोज खींचते हैं, तो उसमें अगर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं तो या बिल्डिंग्स हैं तो उनकी हाइट नहीं आएगी, खाली उनका स्ट्रक्चर दिखता है। आप गूगल मैप्स वगैरह पे जाके देख सकते हैं, या फिर गूगल अर्थ पे आपने अगर देखा हो तो खाली जमीन के नक्शे दिखाई देते हैं। ऊपर से घर बना है तो प्लॉट्स या फिर घर का शेप, स्ट्रक्चर, रेक्टेंगल, स्क्वायर ऐसा दिखता है। ये नहीं दिखता कि कहाँ हाइट ज्यादा है, कहाँ पे खंबे लगे हुए हैं, क्योंकि ऊपर से खंबा एक सर्कुलर दिखता है बस। तो आपका व्यूइंग एंगल क्या है, आप कहाँ से देख रहे हो उससे फर्क पड़ता है। अगर आप वही सामने से देख रहे हो तो घर का अलग अलग लुक आता है, अगर आप बाजू से देख रहे हो, एंगल पे देख रहे हो तो आपको अलग लुक आता है। ठीक है, तो आपके लोकेशन के हिसाब से दिखता है कि वो स्ट्रक्चर या वो ऑब्जेक्ट कैसा है। A change in the camera's orientation and position changes what a viewer see। बहुत सिंपल है, अगर आप कैमरे का ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो जो व्यूअर है उसको जो दिख रहा है वो चेंज हो जाएगा। When you actually need to render the world as seen from a camera at a particular point in the world, you need to know where everything is relative to the camera, that is camera coordinates। अभी हम लोगों ने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में देखा कि हमें पूरा सीन एक साथ दिखता है। ठीक है, अब पूरा सीन एक साथ दिखता है, लेकिन जहां पे कैमरा है अगर हम उसके हिसाब से पूछें कि उसको क्या दिख रहा है, या कोई आदमी कहीं खड़ा हुआ है तो उसको क्या नजर आ रहा है उस पूरे वर्ल्ड में से। मतलब तुम्हें पता है कि पूरे मैप का नक्शा तुमने देखा है अर्थ का, ठीक है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, लेकिन जो व्यक्ति अगर इंडिया में खड़ा है तो उसे अपने आसपास का टेरेन दिखेगा। ठीक है, जैसे तुम अपनी यहाँ पे खड़े हो घर पे, तो तुम्हें मतलब अर्थ कैसी दिखती है, फ्लैट। ऐसा लगता है कि अर्थ गोल हो सकती है, तुम्हें तो नहीं लगता। कोई भी अगर ऐसा नॉर्मल देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जमीन तो समतल है। क्यों? क्योंकि उसके एरिया में, उसके व्यूइंग जो जोन है उसमें कर्वेचर नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम जाके देखेंगे तो हमको अर्थ सर्कुलर दिखेगी, हमको स्फीयर शेप में दिखेगी अर्थ। जैसे अगर तुम और दूर चले जाओ, मून में या स्पेस में चले जाओ, तो तुम्हें अर्थ का स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर है वो दिखेगा। समुद्र के पास चले जाओ, बीचेस पे खड़े होकर हल्का सा कर्वेचर दिखता है। अगर आप या फिर हायर ड्रोन वगैरह से या किसी पहाड़ी वगैरह पे जाके आप हाइट पे देखो तो आपको कर्वेचर नजर आता है जो अर्थ का है, एटमॉस्फेयर का आपको कर्व दिखता है। तो वो आपके व्यूइंग एंगल पे डिपेंड करता है कि आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम लोगों को रेंडर करना होता है वर्ल्ड को, रेंडर मतलब होता है ट्रांसफॉर्म। कैसा ट्रांसफॉर्म करना है? कैमरे के पर्सपेक्टिव से। कोई कैमरा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा हुआ है, हमें उसी हिसाब से देखना होता है, तो हमें कैमरे कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर क्लिप स्पेस।
अभी तक जो हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके पहले देखे थे, दोज आर मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड देन उसके पहले हम लोगों ने जो देखा था वो था कैमरा या फिर व्यूअर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशनल थे, मतलब ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग आगे के 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे वो 2 डायमेंशनल है। ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जो हम वर्ल्ड में रखा हुआ है उसको ट्रांसफॉर्म करके किस में लाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नजर आने वाले ऑब्जेक्ट पे। क्योंकि हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स का यही पर्पस है। तुमने कोई वीडियो बनाई या तुमने कोई स्ट्रक्चर का डिजाइन किया, वो 3 डायमेंशनल था, तुमने एक स्फीयर बनाया, लेकिन अगर उस स्फीयर को मेरे को स्क्रीन पे दिखाना है तो मेरे को उसको 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसका नेक्स्ट चौथा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा है प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम और क्लिप स्पेस। What is perceived on the screen as 3-dimensional is just an illusion। जो स्क्रीन पे हमको 3D दिखता है वो खाली आंखों का धोखा है, क्योंकि असली में स्क्रीन में स्फीयर नहीं आ सकता। तुम्हारी 2 mm की स्क्रीन है, उसमें तुम इतना बड़ा स्फीयर नहीं रख सकते हो, ठीक है। वो खाली आंखों का धोखा होता है। कैसे हम लोग वो क्रिएट करते हैं इल्यूजन? बाय यूजिंग सम टेक्सचर, थोड़ी लाइटिंग, थोड़ा शेडोज, उसके हिसाब से हम लोग आंखों को भ्रमित करते हैं कि ये स्फीयर है। तो इसमें यहाँ वही लिखा है कि जो कुछ भी हम लोग 3 डायमेंशनल देखते हैं स्क्रीन पे वो सब धोखा है, ठीक है, आंखों का छलावा है। इट इज जस्ट ए 2 डायमेंशनल इमेज। तो जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है इस पाइपलाइन का, वो क्या कर रहा है, हमारे प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D में ला रहा है। द ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट्स अ 3 डायमेंशनल सीनरी इनटू अ 2 डायमेंशनल इमेज। 3D को सीनरी कहा है और 2D को इमेज कहा है। क्यों? सीनरी हम लोग आंखों से जो देखते हैं वो 3 डायमेंशनल है। जो सीनरी होती है वो 3D में होती है, उसमें एक्स वाई जेड, हाइट, विड्थ, लेंथ सब होता है। और जब हम लोग उसी को इमेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास खाली एक्स और वाई होता है, जेड गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे प्रोजेक्शंस में, ये कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। The projective coordinate system can be configured in 2 ways. Perspective view gives an illusion of 3D, and orthogonal view doesn't give an illusion of 3D. It's a pure 2D image. ये दोनों हम लोग प्रोजेक्शन चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ये दोनों अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ठीक है। एंड लास्ट इज स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्क्रीन स्पेस। This 2D coordinate system refers to the physical coordinates of the pixels on the computer screen based on the current screen resolution. Screen coordinate is similar to the pixels on the display screen. जैसे स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स में हम लोग ने कोई इमेज जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन से 2D में कन्वर्ट कर ली, लेकिन अब मेरे को उसको दिखाना है एक स्क्रीन पे, तो उसमें फिर भी और कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं रेस्टराइजेशन। अगर हमारे पास इमेज है लेकिन उसको हम लोग को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो हमें पिक्सल बाय पिक्सल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सी पिक्सल को मेरे को ऑन करना है, कौन सी पिक्सल को ऑफ करना है, कौन सी पिक्सल का कौन सा कलर होगा। ये सब डिजाइनिंग जो होती है ये हमारे लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में होती है, जो कि हम लोग स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्क्रीन स्पेस में करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इफ द रिजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन इज 1920x1080, दैट इज फुल HD प्लस, देन x की कोई भी वैल्यू इनके बीच में और y की वैल्यू कोई भी 0 से लेके 1080 के बीच में कोई एक पिक्सल या एक पॉइंट रिप्रेजेंट करती है स्क्रीन पे। ये फिक्स चीज है। आई मीन अगर आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन ऐसा है तो आपके पास 1920 पिक्सल्स होंगे हाइट में और 1080 होंगे विड्थ में। तो तुम्हारा कोई भी अगर तुम इनमें से रैंडम पॉइंट लोगे तो वो स्क्रीन के किसी स्पेसिफिक पिक्सल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है तुम्हारे 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हम लोग कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर क्यों रहे हैं? द रीजन वी आर ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्टिसेस इनटू ऑल दीज डिफरेंट स्पेसेस, या फिर कह सकते हैं ऑल दीज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, इज दैट सम ऑपरेशंस मेक मोर सेंस और आर इजियर टू डू इन सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ काम कुछ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज्यादा आसान होते हैं या ज्यादा लॉजिकल होते हैं। जैसे मैंने बोला मॉडलिंग के लिए, अगर मैं मॉडलिंग कर रहा हूं किसी चीज की तो वो उसके खुद के लोकल स्पेस में मॉडल करना ज्यादा लॉजिकल चीज है। मैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस चीज को और कॉम्प्लेक्स बना के क्यों मॉडल करूं, जब मैं अलग से उसकी मॉडलिंग करके बाद में उसे वहां पे जोड़ सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल
When modifying your object, it makes more sense to do this in local space, while calculating certain operations on the object with respect to the position of other objects make more sense in world coordinate and so on. So वर्ल्ड कोऑर्डिनेट का एग्जांपल दिया है कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रेस्पेक्टिव पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं वो अलग अलग मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का स्केल, दोनों का ओरिएंटेशन, दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। तो मेरे को उन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों को वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाऊंगा और फिर कंपेयर करूंगा। वापस इसी एग्जांपल पे आते हैं। मैंने इसको अलग मॉडल किया, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। अब मेरे को ये टेस्ट करना है कि जब मैं इसे एक साथ मर्ज करूंगा तो ये फिट होता है कि नहीं, जो इसका कैप है वो मार्कर में सही तरह से सेट होता है कि नहीं। अब हो सकता है मैंने इसके लिए स्केल अलग लिया हो, इसके लिए अलग लिया हो, इसका ओरिजिन इस पॉइंट पे है यहाँ पे, इसका ओरिजिन इस पॉइंट पे है, तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो दो ओरिजिन तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं हो सकते। सो फाइनली मेरे को इन दोनों को वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिलाना पड़ेगा एंड देन मेरे को इनको रिलेटिव पोजीशन देख के इनको चेक करना पड़ेगा कि इसका जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है दोनों सही आ रही है कि नहीं, दोनों सही तरह से फिट हो रहे हैं कि नहीं, लॉकिंग मैकेनिज्म सही काम कर रहा है कि नहीं। ऑल दीज ऑफ थिंग्स ये हम लोग वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही करेंगे बिकॉज लॉजिकल है। If we want, we could define one transformation matrix that goes from local space to clip space in all one go, but that leaves us with less flexibility. इसमें ये कह रहे हैं कि हम लोग जो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम था हमारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर मॉडलिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम डायरेक्टली एक मैट्रिक्स ऐसी बना सकते थे कि हम सीधा वहां पे वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हमको सीधा स्क्रीन स्पेस मिल जाए। मतलब बीच के जो तीन हम लोगों ने और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन किया वो नहीं करना पड़ेगा, एक बार में सब हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी कम रह गई है। जो काम वर्ल्ड स्पेस में अच्छे से हो सकता है वो मेरे को मजबूरी में और कठिनाई के साथ करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैं पहली सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पे कूद सकता हूं, मेरी जंप है इतनी, लेकिन मेरे को कूदने में एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, जबकि मैं उतने ही टाइम में उससे आसानी से मैं 5 सीढ़ी एक एक करके चढ़ सकता हूं। तो मेरे पास 5 सीढ़ियों में ऑप्शन भी है कि अगर मैं बीच में थक गया तो मैं रुक भी सकता हूं, लेकिन अगर मैं 5 सीढ़ी की जंप लगा रहा हूं तो मैं बीच में रुक नहीं सकता। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस जो होता है, इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि पाइपलाइनिंग ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स या फिर ग्राफिक्स पाइपलाइन कहते हैं, कि कैसे उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम लोग एक के बाद एक फॉलो करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्क्रीन तक आने का पूरा सफर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उसके पहले एक बार ये इमेज देखते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोग कर रहे हैं अभी, जो हम लोगों ने पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट टू अ 2D इमेज। मैंने एक लोकल स्पेस या मॉडलिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्यूबॉइड बनाया, मैंने उसको एक मॉडल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और मेरे को फिर क्या मिला, वर्ल्ड स्पेस। वर्ल्ड स्पेस में मैंने एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट मैंने एक और बनाया था, पिरामिड, दोनों वो भी अपने मॉडल स्पेस में। जब मैं उसको यहां पे लेके आया तो मेरे को पता पड़ा कि इसका इसके साथ कितना दूरी है, इसके रिस्पेक्टिव में कहाँ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ओरिजिन है वो ओरिजिन इधर है, इसके एग्जैक्टली सेंटर पे, ठीक है, क्यूबॉइड की। लेकिन जब मैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में आया तो जो ओरिजिन है वो अलग जगह पे है। इसमें जब मैंने इसको डिजाइन किया होगा पिरामिड को, तो इसका ओरिजिन भी मैंने पिरामिड के किसी वर्टिसेस पे लिया होगा। लेकिन जब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रखते हैं। यहाँ पे एक कैमरा वाला लगाया हुआ है। कैमरा क्यों लगाया है? क्योंकि इस कैमरा के बेस पे हम लोग अगला ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि है तुम्हारा व्यूअर या फिर कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कैमरे के हिसाब से जब मैं इसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो मेरे को कैसा दिखेगा? ऊपर से देखने पे पिरामिड भी मेरे को स्क्वायर शेप का दिखेगा, ऊपर से ऐसे 4 लाइन दिखेंगी, ठीक है। और जो क्यूबॉइड है वो भी एक स्क्वायर की तरह दिखेगा, विच इज अ ऑब्वियसली करेक्ट व्यू, जिसको हम लोग टॉप व्यू पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जस्ट एग्जैक्ट ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा ही दिखेगा। मैंने अभी एग्जांपल दिया था गूगल मैप्स का। गूगल मैप्स में जो हमारे बिल्डिंग्स हैं वो भी हमको एग्जैक्टली ऐसी स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप में दिखती हैं। अगला जो व्यू है वो है तुम्हारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा आइसोमेट्रिक तरीके से देखूं, जैसे मैं ड्रोन से देख रहा हूं, तो मेरे को उसकी हाइट भी दिखेगी,
ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा मेरे को साइड का स्ट्रक्चर भी दिखेगा, साइड की दीवार भी दिखेगी। इसको हम लोग ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में मेरे को इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। और लास्ट होता है स्क्रीन स्पेस। जब मैंने इसको एग्जैक्टली उठा के किसी स्क्रीन पे रेस्टराइज कर दिया, या फिर हम लोग बोलते हैं इसका हम लोगों ने स्कैन कन्वर्शन कर दिया, देन मेरे को स्क्रीन स्पेस पे ये चीज मिलेगी। इसी को एक दूसरे एग्जांपल से वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, मैंने एक आर का कैरेक्टर डिजाइन किया ऑब्जेक्ट स्पेस में। उसके बाद मैंने इसका मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया और वो वर्ल्ड स्पेस में मेरे को इस एंगल में दिखा। यहाँ पे रखा हुआ था, एग्जैक्ट ओरिजिन पे नहीं था, यहाँ पे रखा हुआ था। अब उसके बाद में मैंने कैमरा लगाया, कैमरा इसको यहां से देख रहा है, ठीक है। इस आर को अगर कैमरा इस साइड से देख रहा है तो कैसा दिखेगा कैमरा स्पेस में, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से दिखने के बाद जब मैंने इसका प्रोजेक्शन किया, मैं प्रोजेक्शन कहां से देख रहा हूं, कैमरा के साइड से, तो उसका प्रोजेक्शन ऐसा आएगा 3D टू 2D ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको, ये क्लिप स्पेस को मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया, तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। तो फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल ऐसा हुआ था 3D में, इसको हम लोग वर्ल्ड स्पेस में लेके गए तो थोड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने कैमरा के पर्सपेक्टिव से देखा तो और ट्रांसफॉर्म हुआ। फिर 3D से मैंने 2D का प्रोजेक्शन निकाला तो अलग ट्रांसफॉर्मेशन आया, और 2D से जब मैं स्क्रीन पे गया तो और चेंज हुआ। दिस इज द फाइनल इमेज जो हमको स्क्रीन पे दिखेगी। तो ये जो टोटल पाइपलाइनिंग है, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वैसे मॉडलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, कैमरा, प्रोजेक्शन, इसमें कुछ चीजें नहीं भी दी हैं क्योंकि वो इन्हीं के अंदर में इंक्लूडेड होती हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।